तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ये जो भारत का भूगोल सामान्य जानकारी है, इसको आप जो है कलम ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आज इस क्लास में मैं आपको भारत का पूरा भूगोल जो है क्लियर करवाने वाला हूँ। और इतना आप पढ़ लेते हैं तो भारत का भूगोल जो है इससे अधिक किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको सामान्य भूगोल की जो जानकारी है ये पूरी तरह से प्राप्त हो सके। आप लोग इसको नोट डाउन किए रहेंगे तो आप जब चाहें इसको देखकर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो रोक कर ले लीजिए कलम और कॉपी, और मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पर अब ये जो मैप बना है आप इसको देख पा रहे होंगे। ये मैप जो है ये हमारे भारत का मैप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, भारत या इंडिया। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश को भारत इंडिया दोनों के नाम से जानते हैं। और जो इसका अन्य या फिर प्राचीन नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है अन्य नाम या प्राचीन नाम, तो इसको हम लोग आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, इन 3 नामों से और जानते हैं। तो आप सभी को इसको नोट कर लेना है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे देश भारत का अन्य नाम, 3 अन्य नाम बताइए या फिर अन्य नाम बताइए, तो आप लोग को नोट डाउन करके रखना है कि आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी को एकदम एक्यूरेट याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का क्षेत्रफल क्या है या फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग इसको याद करके चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी जो है वो नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपको 3287 याद रखना है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऑप्शन दिया गया है तो आपको 32,87,963 वर्ग किलोमीटर लगाना है। और अगर हम बात करें कि हमारे देश भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में 193 देश हैं, तो उनमें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है भारत का 7वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे देश भारत के बारे में हमको बताया गया है कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इसकी राजधानी क्या है और जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, और विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है। तो आप सब लोग इसको नोट करते चलेंगे। तो देखिए हमारे देश भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 है, ठीक है। तो आप सबको नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप सभी को याद रखना है 29 राज्य हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संघ शासित प्रदेश की, तो हमारे भारत में टोटल 8 संघ शासित प्रदेश, या आप बोल सकते हैं 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, ठीक। और अगर हम बात करते हैं भारत की राजधानी की, तो ये आपको पता होगा कि भारत देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत देश की जनसंख्या के बारे में। तो हमारे देश का जो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किस देश का है, पहला स्थान है चीन का, हमारा पड़ोसी देश चीन जो है उसका पहला स्थान है। तो एक बात यहाँ से और क्लियर हो जाती है कि देखिए ये जो रेशियो दिया गया है हम सबको जनसंख्या का, ये जनसंख्या का रेशियो 139 करोड़ जो दिया गया है, ये जो है 2011 के अनुमान के हिसाब से है। ये आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, हमारी भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। जैसे 2022 में क्या हुआ कि जो राज्यों की संख्या है 29 जो थी ये 28 हो गई हैं, और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो आप लोग इसको बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये भी आपको याद करके चलना है, बाकी ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता बहुत ज़्यादा। विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, तो जो विश्व की पूरी जनसंख्या है उसका 17.5% जो है भारत कवर करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, मैप से आप समझ सकते हैं अभी आगे राज्यों के बारे में बात होगी, कौन सा तट कहाँ पर है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भूगोल से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लीजिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आप लोग रफ और पेन ले लीजिए, उस पर नोट डाउन करते चलिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी डिफेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर से कहीं भी किसी पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। तो इसका कलर मैं कर लेता हूँ चेंज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको येलो कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भारत की स्थिति के बारे में। तो देखिए जैसे अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। जो हमारा देश भारत है ये पृथ्वी गोल है और इसके उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में हमारा देश भारत स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। इसको आपको नोट कर लेना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम बात करें देशांतर की, तो देशांतरीय अगर विस्तार इसका बताया जाए तो देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 से 97.25 डिग्री है। ठीक है, क्या है देशांतरीय विस्तार इसका? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। देखिए आगे मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे मैं मैप के सहारे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ ये मैप है, यहाँ पर आप सबको देख रहे होंगे, देखिए आप सब लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी बनावट जो है धरती की, यहाँ पर कुछ अंडाकार है और इसमें हमारा देश भारत जो है वो कहाँ पर है? हमारा देश भारत आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है ये। तो इसको जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए जैसे ये बीच में लाइन कर देते हैं और ये इधर लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो दिशा है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। तो यहाँ आपको देख के चलना है कि हमसे क्या बताया गया है कि हमारा जो पूर्वी देश मतलब भारत की स्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ पर आपकी समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग देखिए ये उत्तर है तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और यहाँ पर पूर्वी देशांतर मतलब इधर उत्तर और पूरब, ये आपको याद करके चलना है। इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उत्तरी और ये पूर्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया है, भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। तो भारत की आकृति कैसी है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है या फिर इसका आकार कैसा है, तो आपको याद रखना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है 4 कोनों को मिलाकर बना हुआ चित्र जो है वो चतुष्कोणीय कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए भारत का 4 कोना है, एक ये, ठीक, एक ये और एक ये। तो ये जो शेप बनता है इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चलिए आगे, भारत का भूगोल सामान्य परिचय। यहाँ पर इसका सामान्य परिचय, अब देखिए अब यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो आगे आपको देखिए यहाँ पर भारत विश्व की जनसंख्या में 17.5% का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या? 17.5% का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है भारत की जो जनसंख्या है विश्व में वो दूसरे स्थान पर है। तो इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर बताया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, तो आपको याद रखना है कि 5.5 घंटे का अंतर है। टोटल कितना? 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। और भारतीय समय जो ग्रीनविच समय से आगे चलता है, भारतीय समय जो है ग्रीनविच समय से आगे चलता है, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। आपको यहाँ लिख लेना है। और उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि
भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर नगरीकृत से संबंध है कि जहाँ पर नगर या फिर आप कह सकते हैं कस्बे, या फिर जहाँ पर क्षेत्रफल में रहने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, तो उसको कम नगरीकृत बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीकृत, और यहाँ सबसे कम नगरीकृत। तो आपको इसका आंसर कर लेना है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में कहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, या भारत में सर्वाधिक वन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सीधा आंसर बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन पाए जाते हैं तो हरियाणा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है इस प्लेस को कि मौसिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्या याद रखना है कि मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, लेह लद्दाख, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। यहाँ पर देखिए बताया गया है अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे नवीनतम या फिर नवीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। तो इसको आपको नोट करते हुए चलना है, एक एक बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपना आने वाला प्रत्येक डिफेंस एग्जाम जो है उसको अच्छे नंबर से क्लियर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि में जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो यही उत्तर प्रदेश जो है भारत का ऐसा राज्य है जो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है, ये उत्तर प्रदेश है। तो आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे तट के बारे में। आपने सुना होगा कोरोमंडल तट, कोंकण तट, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। तो आज इसको आप लिख भी लीजिए और आप देख लीजिए कि कोरोमंडल तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। दक्षिण पूर्वी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये दक्षिण और ये पूर्वी। तो आपको याद रखना है कि इस साइड का ये जो तट है, यहाँ मैप में आप समझिए, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है। तो ये जो साइड होती है भारत के नक्शे में, देखिए ये साइड जो है, ये साइड यहाँ पर कोरोमंडल तट पाया जाता है। और इस साइड के जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट के जो तटीय इलाके हैं इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। तो यहाँ पर जो पहले चोल डायनेस्टी थी, या फिर जो चोल राजवंश था, उसके द्वारा ये शासित था, या फिर आप बोल सकते हैं उस पर चोल राजवंश का राज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कोरोमंडल तट। आगे तो यहाँ कोरोमंडल तट के बारे में बताया गया है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं।
ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे अगर हम बात करें पूर्वी तट की, तो ये रहा हमारा पूर्वी तट। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे देखिए ये रहा हमारा पूर्वी तट नीचे, ठीक है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ की नदियाँ जो होती हैं पूर्वी तट की, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी जो पश्चिमी तट की बात करें अगर, देखिए जो यहाँ की नदियाँ होंगी पश्चिमी तट की, ये डेल्टा नहीं बनाएंगी, ये ज्वारंदमुख बनाएंगी। ज्वारनदमुख का मतलब आप लोग जिसको स्टोरीज़ कहते हो, जैसे डेल्टा एंड स्टोरीज़, तो ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। देखिए मैप से आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैप में उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा यहाँ पर है, इस क्षेत्र में क्या है, उड़ीसा है, ठीक। तो उड़ीसा का जो तटीय मैदान है और महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, इसे उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। देखिए इस जगह को उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मालाबार तट की। मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित समुद्र की तट रेखा है। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो एक गलती है, जो विस्तारित है ये विस्तृत हो जाएगा। और अगर हम बात करें मालाबार तट की, तो मालाबार तट जो है उत्तर में गोवा से, अब आपका गोवा कहाँ पड़ता है, देखिए गोवा ये यहाँ पड़ता है, ये है गोवा, ये रहा गोवा यहाँ पर। तो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत समुद्र की तट रेखा है। तो कन्याकुमारी हमारा यहाँ है और यहाँ तक जो ये तट रेखा फैली हुई है, देखिए ये यहाँ तक, ये तो मतलब जो इस साइड का तट है, जितना भी इस साइड का, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है वो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यह दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के लिए लंबे समय से प्रचलित नाम है, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं। तो मतलब ये दिशा है पश्चिमी, ये जो है इसका ये बहुत प्राचीन नाम है, इसका बहुत प्राचीन नाम है मालाबार तट। तो आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें पूर्वी तट के बारे में, तो पूर्वी तट को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, और बात करें पश्चिमी तट की तो इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोंकण तट। तो भारत का पश्चिम समुद्री तट, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से लेकर गोवा के दक्षिण तट और केरल के उत्तरी तट तक है। तो कहाँ से बात कर रहा है, देखिए अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत का पश्चिम समुद्री तट, जिसकी शुरुआत पश्चिम समुद्री तट, तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम तो यही है। तो इसका जो तटीय इलाका है, क्योंकि हमारा भारत जो है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से, तो इसका जो तटीय इलाका है पश्चिम समुद्री तट जो है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो हमारा महाराष्ट्र पड़ता है ये यहाँ पर, ठीक है। तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा के दक्षिण तट तक, केरल के उत्तरी तट तक, मतलब देखिए गोवा कहाँ से स्टार्ट होता है, गोवा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बीच में जो ये जगह है, या फिर देखिए इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसके बीच में जो जगह है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के बीच में, इस पूरे इलाके को हम कहते हैं कोंकण तट। और इसके नीचे अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे अब गोवा के नीचे अगर हम बात करेंगे यहाँ की, इस जगह की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मालाबार तट। और ठीक उसी तरह अगर हम इधर आ जाते हैं इसकी विपरीत दिशा में, ये यहाँ पर इस दिशा में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। तो आपको याद रखना है कि पूर्वी इलाके में कोरोमंडल तट है, उसके बाद पश्चिमी में गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा मालाबार तट है, और उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक हमारा कोंकण तट है, ठीक है। इसको आप लोग भूलना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केनरा तट। केनरा, जिसे कनारा, करावली और तटीय कर्नाटक या कन्नड़ तट या के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक तट, अरब सागर भारतीय राज्यों में कर्नाटक के साथ भूमि का एक खंड है, ठीक है। अरब सागर जो है वो कर्नाटक के साथ भूमि का एक खंड है। तो अरब सागर इस साइड है और ये यहाँ पर कर्नाटक पड़ता है, ये यहाँ, तो भूमि का एक खंड है, यही बताया गया है केनरा तट के बारे में। आगे बात करते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ भारतवर्ष के पश्चिम तट का यह प्रायद्वीप उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैबे की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 21,432 वर्ग मील है। देखिए तो अगर हम बात करते हैं काठियावाड़ तट, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है मैप में काठियावाड़ तट, ये यहाँ पर काठियावाड़ तट। जो काठियावाड़ तट का जो इलाका है हमारा, तो देखिए ये है,
काठियावाड़ जो हमारा ये जो है ये बनता है, ये पूरा ये जो यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये वाला भारत का ये क्षेत्र जो यहाँ पर ये देखिए आपको ये दिख रहा है। तो इतनी दूरी की जो ये जगह है इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, जो गुजरात के कुछ कच्छ और कैवे की खाड़ी के बीच की जगह है, या फिर जो कच्छ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैवे की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस पूरे इलाके को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये काठियावाड़ तट, यहाँ कोंकण तट, फिर ये कनारा तट, यहाँ मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे प्रदेश की दो मुख्य नदियों भादर और सतरंजी हैं, जो क्रमशः पश्चिम और पूर्व की ओर बहती हैं। तो जो भादर नदी है वो जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो भादर नदी है, नहीं सॉरी, जो भादर नदी है वो इधर गिरती है पश्चिम में अरब सागर है तो इधर गिरती है। और जो दूसरी नदी है जिसका नाम है सतरंजी, वो नदी जो है इधर गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर दो मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, इस प्रदेश का मध्यवर्ती भाग पहाड़ी है। तो यहाँ का जो बीच का इलाका है इस जगह का, यहाँ पर हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रमुख घाट जो हैं हमारे भारत के जो, ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे तट की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं घाट की। तो जो यहाँ पर 3 ही मेन घाट हैं, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं थाल घाट की, तो यह घाट महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दर्रा है। थाल घाट की अगर हम बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा थाल घाट। ठीक है, तो ये इलाका पूरा जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसका जो ये बनावट है इसकी इस तरह से कुछ है। तो ये जो ये पूरा इलाका है, देखिए ये अंदरूनी इलाका इसको हम थाल घाट के नाम से जानते हैं। यह दर्रा मुंबई और नासिक के बीच का मुख्य संपर्क मार्ग है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर नासिक है, तो इसके बीच का जो प्रमुख मार्ग है वो क्या कहलाता है? थाल घाट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भोर घाट की। आप लोग बोर नहीं होइएगा, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भोर घाट की। तो यहाँ पर आपको मैप में दिखाया गया होगा, ये रहा, यहाँ मैप में आपको भोर घाट दिख रहा होगा। तो भोर घाट, यह घाट महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में प्रमुख संपर्क मार्ग है। अगर हम बात करें कि मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा प्रमुख संपर्क मार्ग है, तो आपको याद रखना है कि भोर घाट जो दर्रा है यह है। और अगर मुंबई नासिक की हम बात करते हैं, मुंबई नासिक में क्या आ जाएगा? थाल घाट। मुंबई नासिक थाल घाट और मुंबई पुणे भोर घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है, बात करते हैं पाल घाट की। तो पाल घाट, यह घाट तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा पाल घाट, ये लिखा गया है। तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट दर्रा स्थित है। अब बात करें नीलगिरी की, तो आप लोग नीलगिरी जान लीजिए, यहाँ पर है नीलगिरी, एक पहाड़ी है। ठीक है, अब इसके दक्षिण की बात कर रहा है, तो दक्षिण मतलब हमारा ये एरिया, ये, तो इस एरिया को हम पाल घाट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इससे कई क्वेश्चन बने, आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर तट और घाट, ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप बैक करके मैप देख लीजिए और कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप एक मैप खरीद लीजिए 5-10 रुपये का, और उससे आप मैप से जुड़ी स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों में किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो आप लोग उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर द एंड, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।